हेलो बच्चों, आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। नीट के फॉर्म सभी बच्चों ने फिल कर दिए। तो आज जितने भी नीट के पेपर में दिन बचे हुए हैं, 45 डेज जो बचे हुए हैं, उसमें केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज किया जाए उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके पास बेटा। ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री को बचे हुए 45 दिनों में आपने कैसे रिवाइज करना है। तो देखो बेटा, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 ब्रांच है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कोई रिस्क नहीं लेना, अच्छे से रिवाइज करना है। फिजिकल केमिस्ट्री को भी मैं बताऊंगा कि उसको कैसे रिवाइज करना है। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने रिवीजन कैसे करना है, जो भी बचे हुए दिन हैं उसमें रिवीजन कैसे करना है। आपने सबसे पहले बेटा, जो आपके पास जिस भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, जो कोचिंग नोट्स है उसको आपने सामने रखना है। साथ में आपकी एनसीईआरटी होगी। उसके बाद आगे पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज में नीट के भी पीवाईक्यूज है और जेई मेन के भी पीवाईक्यूज है। तो जैसे करंट सिनेरियो में बेटा पेपर आ रहे हैं, तो मैक्सिमम बच्चे जेई के पीवाईक्यूज भी करने लग गए हैं। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बिल्कुल अच्छी भी बात है, करना भी चाहिए, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में करने भी हैं जेई के पीवाईक्यूज। अब उनको करने का तरीका क्या है, तो आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली। एनसीईआरटी में भी कुछ पॉइंट बताऊंगा कैसे क्या हमने रीड करना है। ठीक है, नोट्स तो आपने पढ़ ही रखे हैं, साथ में नीट के पीवाईक्यूज भी आपने कर ही लिए हैं बेटा। जेई के पीवाईक्यूज में देखो आपने कैसे स्ट्रेटजी वाइज कैसे उनको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि अभी तक तो आपने एक बार तो कर ही लिए होंगे जेई के पीवाईक्यूज। अब जो बचे हुए दिनों में उनको रिवाइज कैसे करना है। तो देखो, मैक्सिमम बच्चे आते हैं कि सर मैंने हाइड्रोकार्बन को, जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो रिवाइज कर लिया, अब मैं उसको फिर से रिवीजन करता हूं जो मैंने पहले कर लिया है। एक बार जेई मेन पीवाईक्यूज मैंने कर लिया, तो क्या मैं दोबारा सारे क्वेश्चन करूं? नहीं बेटा। अब आपने क्या है, जब लास्ट टाइम आप रिवाइज कर रहे हो जितने भी बचे हुए दिनों में, तो आपने क्या करना है, जितने भी जब फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन करने लगे थे, जैसे हाइड्रोकार्बन में आपने पहले हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन किए, तो मान लो 20 से 25 क्वेश्चन आपके डाउट थे, तो आपने सेकंड टाइम में बेटा, जब भी आप जेई पीवाईक्यूज करने जा रहे हो, ठीक है, जिस भी चैप्टर को आप रिवाइज करना चाहते हो, तो फर्स्ट टाइम में जितने आप डाउट थे आपके क्वेश्चन, उनको सर्कल कर लो। भाई मान लो आपने हाइड्रोकार्बन में 20 से 25 क्वेश्चन में आप फंसे थे, आप एल्कोहल फिनोल ईथर में 30 क्वेश्चन में फंसे थे, एल्डिहाइड कीटोन में 35 क्वेश्चन में फंसे थे, तो उन्हीं क्वेश्चन को सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जितनी बार भी आप जेई पीवाईक्यूज करने जा रहे हो, उन्हीं क्वेश्चन को आपने देखना है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में हो गए थे या पहले रिविजन आपने किया था, जेई मेन पीवाईक्यूज किए थे, जो हो गए तो उनको आपने नहीं करना। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करना है, मतलब जो भी जिसमें फंसे थे उन्हीं क्वेश्चनों को आपने करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, ये तो जेई पीवाईक्यूज आपने कैसे करना है। अब एनसीईआरटी को आपने कैसे रीड करना है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के बारे में बता देता हूं बेटा। आपने इनऑर्गेनिक की जो एनसीईआरटी बड़े अच्छे से डिस्कस करनी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी में बेटा डाटाज होती है, टेबल होती है, काफ़ी चीज़ें होती है, तो उनको अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग या तो मॉर्निंग में आप डिस्कस, मॉर्निंग में अगर आपको मॉर्निंग का टाइम सूटेबल होता है तब रिवाइज करो। कमरे में टेबल हो गए, अच्छे अच्छे पॉइंट है, पूरे कमरे में चिपका दो। ठीक है, तो अच्छे से सारे पॉइंट आपने रिवाइज करने हैं। तो देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या है बेटा, पीरियोडिक टेबल में अब देखो जैसे करंट सिनेरियो है, पेपर जो पूछने का तरीका है वो बदल रहा है। तो उसमें क्या है कि आपने अच्छे अच्छे पैराग्राफ है उनको अंडरलाइन करना है। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की एक जो आयोनाइजेशन एनर्जी का पैराग्राफ है, उसमें अच्छी अच्छी लाइन है। फिर जो टेबल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेबल से तो नीट 2025 में क्वेश्चन भी आया था बेटा। जितनी भी टेबल है उनको देखना है। एटॉमिक रेडियस की टेबल, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट है। जैसे मान लो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टेबल देखते हो, जनरली हम कैसे रिवाइज करते हैं कि हमने 17 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख ली, 16 की देख ली, लेकिन वो क्या है, क्रॉस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बना देगा। 2 एलिमेंट 16 ग्रुप से उठा देगा, 2 17 से, तो वहां आप फंस सकते हो। आप जनरली क्या है, ग्रुप वाइज है, मतलब आप क्रॉस कॉम्बिनेशन सारे पॉसिबिलिटी है, वो टेबल से छोटे छोटे क्वेश्चन बना लो बेटा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लिथियम और एस्टेटाइन, उसमें एटॉमिक रेडियस में। ठीक है, अगर हमें नहीं पता है तो हम जनरली एस्टेटाइन करेंगे। वैसे बेटा लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा होता है एस्टेटाइन से, अगर नहीं पता होगा तो हम एस्टेटाइन कर देंगे। तो ये डाटा है, उसमें देखो एनसीईआरटी में छोटे छोटे पॉइंट बना लो बेटा। फिर केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड लेंथ की टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर की टेबल है बेटा। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट है। फिर डाइपोल मूवमेंट में जितने भी मॉलिक्यूल है, अगर नीट में अगर हमसे ये पूछा जाता है कि डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर बता दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ज़्यादा मैक्सिमम चांस क्या रहेंगे, वो एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं उस टेबल में बने हुए वो उनको पूछेगा।
पूछने के उनके चांस ज़्यादा है। वैसे तो पूछ तो उसका मन करे वो कुछ भी पूछ सकता है, उनके चांस थोड़े ज़्यादा है। तो केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी में भी फॉर्मल चार्ज में बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें हैं, तो अपने टीचर की हेल्प से वो लाइनें अंडरलाइन कराओ। वैसे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ पढ़ना है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टेबल लाइन है, अपने टीचर की हेल्प से उनको अंडरलाइन करवाओ कि सर इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। कोऑर्डिनेशन में कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाली जो टेबल है उसमें से नीट 2025 ने क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। उसके अलावा बेटा वीबीटी की लिमिटेशन काफ़ी अच्छी अच्छी लाइनें हैं, वो सारी आपने एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये अच्छे से पढ़नी है। कलर ऑफ सम जेमस्टोन जो एक पैराग्राफ है कोऑर्डिनेशन में, उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंसेप्चुअल यूनिट है। फिर भी आपने नोट्स तो पढ़ लिए, ठीक है, जेई के पीवाईक्यूज भी लगा लिए, थोड़ा एनसीईआरटी कुछ लाइनें हैं, कुछ कलर है वो आपको याद होने चाहिए। आईयूपीएससी नेम में कुछ फेमस कंपाउंड है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। वो एनसीईआरटी के मतलब एनसीईआरटी में जितने भी कंपाउंड लिखे हुए हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लो कि उनके आईयूपीएससी नेम की पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। फिर डी एंड एफ में वो टेबल है, डी एंड एफ में हमने सारी टेबल में इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सारे ऑर्डर सारे अच्छे से अच्छी अच्छी लाइनें, उनको वैसे तो पूरा ही पढ़ना है डी एंड एफ। मेन लाइनों पे फोकस थोड़ा ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक लाइनें आती है वो हम 4 ऑप्शन में से देख के तब भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो टफ लाइन आती है उसको आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसमें देखो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, लेकिन 3D सीरीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोनिक रेडियस का ऑर्डर, उसको अच्छे से पढ़ना है आपने। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर अच्छे से पढ़ना है। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपसे चीज़ें छूट जाती है, बाकी तो आपने एटोमाइजेशन, इनोट, एसआरपी, डेंसिटी सबके ऑर्डर आपको पता है, ठीक है। और एक डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर में एक टेबल है बेटा, ठीक है, जो स्टार्टिंग के पहले दूसरे पेज में ही आती है, जो मेटल के स्ट्रक्चर है, तो उनको एक बार जरूर देख लेना कि किस मेटल का क्या अरेंजमेंट बनता है बेटा, ठीक है, वो एक चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास सोल्ट एनालिसिस है। सोल्ट एनालिसिस बिल्कुल एक बेटा थोड़ा रटने वाला चैप्टर है, फिर भी आप उसको अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा आपको। सोल्ट एनालिसिस में जो लैब मैनुअल है या जो भी पढ़ाया गया है उसके शॉर्ट नोट्स बना लो कि कैसे, क्योंकि सोल्ट जो एनालिसिस के छोटे छोटे पॉइंट अपने कमरों में, दीवारों पे सब जगह चिपका दो, ताकि आप डेली उसको 10-10 मिनट उसको पढ़ो, ताकि आपके माइंड में छप जाए नीट से पहले, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा क्रेमिंग की चीज़ें भी आती है, तो वो देखो आप मॉर्निंग में अच्छे से क्रेमिंग कर पाते हो या इवनिंग में कर पाते हो, अपने हिसाब से देखो बेटा, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ऐसी ज़्यादा आपको दिक्कत आती नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अपनी एनसीईआरटी है उसमें भी उतने ज़्यादा पॉइंट, क्योंकि इनऑर्गेनिक में तो मैक्सिमम लाइन है जिसको हम अंडरलाइन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्या है, रिएक्शन पार्ट है, तो रिएक्शन पार्ट तो हर बच्चा अच्छे से कर लेता है, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां हम फंसते हैं वो है बेटा फिजिकल, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें फंसते हैं। तो आपने सभी एनसीईआरटी में फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना के रख लेने हैं कि अल्कोहल फिनोल ईथर में ये है, एल्डिहाइड कीटोन में ये है, अमीन्स में ये है, फिर टेबल है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की। तो आप ऑर्गेनिक सेगमेंट में एनसीईआरटी से फिजिकल प्रॉपर्टीज ये वाले पॉइंट अच्छे से बनाओ, क्योंकि रिएक्शन पार्ट की हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। बाकी रिएक्शन पार्ट को ऐसे थोरोली एनसीईआरटी देख लेना, उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं कि मतलब आप कहीं फंसने वाले हो। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आप कर लोगे टेकल, ठीक है। फिर भी पढ़ना तो आपने थोरोली एक बार देख लेना है। अब बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में मैं अगर आपको बताऊं, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बचे हुए दिन में क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में अपने नोट्स, नीट के पीवाईक्यूज और जो भी आपको मॉड्यूल दिए गए हैं जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उनको पढ़ो। मैं यहाँ पर जेई के पीवाईक्यूज करने को आपको नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा बेटा, ठीक है, क्योंकि देखो बेटा टाइम कम है, या किसी बच्चे ने 2 महीने पहले से भी, अब तो 45 डेज बच गए हैं, जिस बच्चे ने 2 महीने पहले भी स्टार्ट किए हैं तो आप कर तो लोगे नो डाउट, लेकिन आप भूल जाओगे। फिजिकल केमिस्ट्री में मान लो कोई इक्विलिब्रियम चैप्टर उठाया, 200 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, आपने किए 4-5 दिन, 10 दिन बाद या भूल गए आप, फिर इतना टाइम है नहीं कि नीट का पेपर आ जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि सर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा इतना दिक्कत नहीं आती। इनऑर्गेनिक में अगर आपने एनसीईआरटी को डिटेल एनालिसिस किया है, अच्छे से चीज़ें पढ़ी है, तो जेई के पीवाईक्यूज उतने फंसाने वाले नहीं है, ठीक है। और ऑर्गेनिक पूरी इंटरकनेक्टेड है बेटा, ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, इसलिए वहाँ जेई पीवाईक्यूज का रोल ज़्यादा हो जाता है। जैसे पेपर बन रहे हैं तो काफ़ी हेल्प करने वाले। अब फिजिकल केमिस्ट्री में इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम जेई की पीवाईक्यूज करने लग जाए, क्योंकि देखो और जो बच्चा पहले से कर रहा है, जो मान लो पहले से 6-7 महीने पहले से कर रहा है, या जिसका बैच जब से स्टार्ट हुआ है तब से फिजिकल केमिस्ट्री के भी जेई पीवाईक्यूज लगा रहा है, वो लगाए, लेकिन अब किसी ने नहीं लगाने, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। क्योंकि मेन देखो, अगर मैं नीट 2025 की बात करूं बेटा, नीट 2025 में
अगर मैं नीट 2025 की बात करूं तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री पीसी से जो क्वेश्चन आए थे वो 15 क्वेश्चन आए थे, ओसी से जो क्वेश्चन आए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो 18 क्वेश्चन आए थे, और आईसी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए थे 12 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो देखो बेटा मान लो फिजिकल केमिस्ट्री में आप बोलोगे सर मैं तो पूरे जेईई पीवाईक्यूज पढ़ के जाऊंगा, ठीक है, तो आप मान लो अब इसमें से 15 क्वेश्चन है, अगर आपने जेईई पीवाईक्यूज नहीं किए तब भी आप 10-11 के आसपास क्वेश्चन कर लोगे। मान लो 4 क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि बड़े अच्छे लेवल के आ गए तो सर मैं तो वो भी अटेम्प्ट करना चाहूंगा, तो ये गारंटी थोड़ी कि आप पूरा जेईई पीवाईक्यूज कर लोगे तो वो 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही कर पाओ। तो इससे बढ़िया जितना लिमिटेड टाइम बचा है उसमें स्ट्रेटजी से गेम खेलो बेटा, ठीक है, क्योंकि आप नोट्स मॉड्यूल और नीट के पीवाईक्यूज बहुत है, इतने भी कर लोगे तो आप 10 क्वेश्चन आराम से फिजिकल केमिस्ट्री समझ के कर लोगे, ठीक है। 10 क्या मैं बोलूँ 10-11 भी कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन के लिए जेईई पीवाईक्यूज लगाना वो तो एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। हाँ, जो बच्चा पहले से लगा रहा है वो करते रहे, क्योंकि और दूसरा फिजिकल टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन आपको करना सोल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। मान लो इक्विलिब्रियम करते करते 6 दिन लग गए फिर भूल गए, तो आपको बायो भी तो पढ़नी है बेटा, फिजिक्स भी पढ़नी है, उतना टाइम थोड़ी है। ऑर्गेनिक में उतना टाइम नहीं लगेगा, और ऑर्गेनिक में तो आपने सबने अच्छे से कर भी रखे होंगे, ठीक है, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो करना ही है आपने। फिजिकल में आप थोड़ा स्मार्ट खेलो बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, हमने सारी केमिस्ट्री में पूरा चीज़ें ये डिस्कस कर लिया कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद हमारे पास आता है कि हम टेस्ट सीरीज का चुनाव कैसे करें बेटा। जैसे आपका कोई फ्रेंड सर्कल है तो वो फ्रेंड सर्कल बेटा डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है वो सभी टेस्ट सीरीज को देखो कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज़्यादा इफेक्टिव है। अब इसको कैसे चेक करोगे, क्योंकि जो करंट सिनेरियो है पेपर जो बन रहे हैं, तो पेपर कैसे बन रहे हैं बेटा। पेपर अगर मैं रिसेंटली जेईई की बात करूं उसमें केमिस्ट्री में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, थोड़ा मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अप्लाई कर दिया केमिस्ट्री में। रिएक्शन का जो पूछने का तरीका है, जनरली क्या होता है कि हमने टेस्ट सीरीज में जो देखते वक्त हमें क्या देखना है, टेस्ट सीरीज का जब हम चुनाव करते हैं उसमें बेटा देखो कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं जो टेस्ट सीरीज में, नंबर ऑफ पैटर्न कितने आ रहे हैं आपके पास। भाई आप 4-5 पैटर्न को तो जानते हो कि सर एक स्टेटमेंट का आ गया, एसर्शन रीजन का आ गया, 4-5-6 स्टेटमेंट दे दी, करेक्ट इनकरेक्ट पूछ लिया, मैच द कॉलम आ गया, ये बेटा पुराने हो गए, ये तो सबको पता है। अब टेस्ट सीरीज वो इफेक्टिव है जिसमें जो क्वेश्चन का पूछने का टाइप है वो जिस टेस्ट सीरीज में हर बार चेंज हो रहा है। मतलब जेईई ने इस बार क्या खेला है, जो क्वेश्चन पूछने के तरीके है ना उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मतलब जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन पहले जनरली क्या है, ए से बी बन गया, सी से डी, ऐसे नहीं, उसने रिएक्शन को स्टेटमेंट में लिख दिया। मतलब जिस टेस्ट सीरीज में आपको लगे कि ज्यादा से ज्यादा पैटर्न आपके कवर हो रहे हैं, ये नहीं कि एक पहला टेस्ट हुआ उसमें 4-5 पैटर्न आ गए, उस सेम पैटर्न 4-5। मेन अब पेपर का जो टफनेस है ना बेटा वो पैटर्न से डिसाइड हो रहा है। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपको क्वेश्चन आता है लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये पूछना क्या चाह रहा है, तो आप अच्छी से अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए बेटा, वो आपको पता लग जाएगा कि किस टेस्ट सीरीज में ज्यादा पैटर्न कवर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी है, बाकी जो इंस्टीट्यूट है सब मेहनत कर ही रहे हैं, सबकी टेस्ट सीरीज ऑफकोर्स अच्छी है बेटा, बट आप उस टेस्ट सीरीज का चुनाव करो जिसमें पैटर्न है, जो क्वेश्चन का पूछने का टाइप ऑफ पैटर्न है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके कवर हो जाए और कम रिपीट हो। तो हमने भी अपने इंस्टीट्यूट में धुरंधर टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। जैसे नीट 2026 कैसे होने वाला है, पूरी हमारी रिसर्च टीम ने बैठ के बेटा पूरा एनालिसिस किया है, बड़ी मेहनत से हमने वो टेस्ट सीरीज बनाई है। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी जरूर एक्सप्लोर करना, आपका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी दिन बचे हैं उसमें आपने कैसे क्या डिस्कशन करना है बेटा, ठीक है। और लास्ट मोमेंट पे क्या आपने टीचर के साथ भी कनेक्टेड रहो। जैसे मान लो आपके स्कोर चल रहे हैं इंस्टीट्यूट में, आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो बेटा, डिफरेंट टेस्ट दे रहे हो, तो किसी टेस्ट सीरीज में अब किसी टेस्ट में आपका टेस्ट बहुत जो स्कोर है वो काफ़ी डाउन हो गया, आप डीमोटिवेट हो गए, तो अपने टीचर से मिलो। टीचर बेटा लास्ट मोमेंट में क्या है, एक मोटिवेशन आपको मतलब एक मोटिवेटिंग फील कराएगा, मोटिवेशन का फैक्टर रहता है टीचर का बेटा, ठीक है। तो टीचर के साथ जितना जुड़े रहोगे उतना आपका फायदा है। जो भी सर मेरे से ये नहीं हो रहा, मतलब मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। काफ़ी बच्चे आते हैं पैनिक हो जाते हैं, सर मेरा स्कोर नहीं डाउन हो रहा, तो टीचर है बेटा आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बताएगा, ठीक है। आप फिजिक्स में दिक्कत है तो फिजिक्स वाले टीचर से मिलो, केमिस्ट्री में दिक्कत है तो केमिस्ट्री वाले टीचर से मिलो, बायो में दिक्कत है तो बायो वाले टीचर से मिलो। तो लास्ट में जो मोमेंट होता है ना बेटा उसमें टीचर के साथ वेल कनेक्टेड रहो, ठीक है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप घबरा रहे हो, तो कुछ ना कुछ टीचर आपकी हेल्प करेंगे बेटा, ठीक है। तो टीचर के साथ जुड़े रहो। और लास्ट मोमेंट पे बेटा, ठीक है, पूरे एस्पायर की तरफ से 3 महीने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। जाओ और मचा दो।